आज हम लोग एरोमेटिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो अब हमारे पास में तीन प्रकार के कंपाउंड हम लोग डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास में होता है एरोमेटिक, एक होता है हमारे पास में नॉन एरोमेटिक, और एक हमारे पास में है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इन तीनों में अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम होते हैं नॉन एरोमेटिक और सबसे कम होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं कि ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बनते हैं या फिर इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है एंटी एरोमेटिसिटी, और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो हमारे होंगे नॉन एरोमेटिक। हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें 3-4 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं एरोमेटिसिटी के लिए? सबसे पहली कंडीशन कि कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो प्लेनर होना चाहिए, यानी उस रिंग के जो मेंबर्स हैं वो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp3 आते ही हमारा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है उसमें क्लोज्ड कॉन्जुगेशन। क्लोज्ड कॉन्जुगेशन जैसे कि बेंजीन में होता है। उसके बाद में हमारे पास में होना चाहिए कंप्लीट रेजोनेंस, और लास्ट कंडीशन है कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल जो होता है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सीक्वेंस के अनुसार n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर इन पांचों कंडीशंस को एक साथ मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन, डिटेल में हम लोग खूब सारे एग्जांपल जीओसी में कर चुके हैं इसके अंदर, तो बस खाली इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं। बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्लोज्ड कॉन्जुगेशन, कंप्लीट रेजोनेंस और हकल्स रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में सिर्फ ये जो लास्ट कंडीशन है इसकी जगह पर होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को फॉलो नहीं करेगा हकल्स रूल को, तो जैसे इस सीक्वेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जैसे 2 और 6 के बीच में क्या रहा है, 4, 8, 12, इस तरीके से उनमें से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। जैसे ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, नेचर में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये दोनों ही कैटेगरी के अगर कंपाउंड नहीं होंगे तो वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। जैसे मान लो इसमें ये sp3 मेंबर आ गया तो ये कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है हमारे पास में, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी खूब सारे हैं। तो हम लोग बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने, पहले ये भी समझ लेते हैं हम लोग। बेंजीन करना है, हमें फिनॉल को कवर करना है, उसके अलावा हमें एनिलीन कवर करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसके साथ में हमें एक यूज करना है दैट इज नाइट्रोबेंजीन। इन सारे कंपाउंड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके जो भी लैब टेस्ट होते हैं उनको भी हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग किससे कर रहे हैं, बेंजीन से। आपको एक चीज़ को ढंग से समझना है, बाकी चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड ही रहेगा। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सिमिलर पैटर्न पे चलती है। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो कुछ मेथड्स आप लोग जानते हो, बताओ क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, बेंजीन को कैसे बनाया जा सकता है। एक सबसे कॉमन मेथड जो एल्काइन में हम लोग सीखते हैं कि जो आपके पास में एसिटिलीन गैस होती है, इसको जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करवाते हो, आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग आयरन ट्यूब यूज़ करते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब में से इसको पास करवा देते हो तो यहाँ पर ट्राइमराइजेशन होता है और ये जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। ट्राइमराइजेशन किस तरीके से होता है कि एसिटिलीन के ऐसे 3 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे।
तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। और भी दूसरे पैटर्न हो सकते हैं हमारे पास में, जरूरी नहीं कि बेंजीन बनाए, हम लोग बेंजीन का डेरिवेटिव वगैरह भी कुछ बना सकते हैं। मान लो हमारे पास में कंपाउंड जो है वो प्रोपाइन है, इस प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करोगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा। मेसिटिलीन में यहाँ पर 3 CH3 रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, ठीक, पहला मेथड। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताओ। आपने कोई भी, जैसे मान लो आपने PHCl लिया, इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाई, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा PHMgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको आपने क्या करा, वाटर के साथ में ट्रीट कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन, तो कंपाउंड बनेगा PHH, दैट इज बेंजीन। उसके अलावा हमारे पास में और मेथड है कि आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से भी बना सकते हो, N2+ एंड Cl-। अच्छा, ये कैसे बनता है, एनिलीन की रिएक्शन NNO2+ HCl के साथ कराते हैं या HNO2 के साथ करवा दो। इसको आप इथेनॉल या आप H3PO2, कॉपर की प्रेजेंस हो सकती है, कॉपर प्लस आयन जो है इनमें एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, इसके साथ में आपने हीट कर दिया, तो ये एक तरह की रिएक्शन जो है डीएमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। डीएमिनेशन रिएक्शन, इसमें ये जो N2 ग्रुप है ये यहाँ से हट गया, N2 गैस के रूप में बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो इससे बेंजीन बनेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहचान में नहीं आती है। और मेथड हमारे पास में क्या हो सकता है, आप सोडा लाइम के साथ में डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। मान लो बेंजोइक एसिड लिया, इसको आपने NaOH + CaO के साथ में हीट कर दिया, तो ये COH यहाँ से हटकर पीछे क्या बचेगा, बेंजीन बचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। बेंजीन के डेरिवेटिव्स वगैरह भी अगर कुछ बनाने हैं तो उनके रिडक्शंस वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको टॉल्विन बनाना है, तो टॉल्विन बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो बेंजल्डिहाइड ले लिया आपने, और बेंजल्डिहाइड का क्लीमेंशन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करवा सकते हो। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इससे भी हमारा जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर। तो खूब सारे हमारे पास में कंपाउंड्स हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स को अगर बनाना है, जैसे मान लो टॉल्विन को बनाने का और तरीका भी है हमारे पास में, बेंजीन की केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन वो हम लोग जब एक बार रिएक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉमन मेथड्स हो गए बेंजीन को बनाने के। सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके अलावा हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और एक हमारे पास में था रेड हॉट आयरन ट्यूब में से इसको पास करवा दिया, ठीक है। ये कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे के टॉपिक चलेंगे उनकी केमिकल रिएक्शन सिमिलर पैटर्न पे चलने वाली है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि बेंजीन जो है, बेंजीन में ये 3 पाई बॉन्ड है। अगर हम लोग पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो एक हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लो साइक्लोहेक्सीन होती है हमारे पास में, तो साइक्लोहेक्सीन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसे Br2 का एडिशन आप करवा देते, तो 2 Br इसके ऊपर एंटी डायरेक्शन में ऐड हो जाते, एक Br वेज पे आ जाता है, एक Br डैश पर आ जाता। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये इस प्रकार के कंपाउंड्स में हो जाती है। लेकिन बेंजीन में अगर आप ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना चाहो, मान लो जैसे Br2 का यहाँ पर करवाया है ना, आप ये बनाओ, या जनरलाइज्ड कंडीशन में अगर इसको लिखना है तो एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल, सिन या एंटी एडिशन जो भी होता है। इसमें अगर ये इस पैटर्न की रिएक्शन कराएं कि एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जोड़ दें, तो ऐसी रिएक्शन संभव नहीं होती। बेंजीन ऐसे पैटर्न की रिएक्शन नहीं शो करेगा, कारण कि ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इस पैटर्न की रिएक्शंस तो बेंजीन करेगा नहीं। ये वाली रिएक्शन बेंजीन नहीं है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें होना पॉसिबल है। तो बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इनको हम लोग ARSE रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी जो भी होगी उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है पहले फॉर्मेट समझते हैं कि बेंजीन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, फॉर्मूला इसका हो गया C6H6। इसकी रिएक्शन हमने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में करवाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जब कोई चीज़ में रिप्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन की जगह पर क्या आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही है बात। अब इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होगा ये डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम लोग जो रिएक्शन का नाम लिख रहे हैं दैट इज ARSE2 रिएक्शन। 2 क्यों आया अभी हम लोग इसको समझेंगे। एरोमेटिक बाइमोलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है भाई। हमें करना क्या है, बेंजीन इसका जो हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रोफाइल से क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये जो फॉर्मेट अभी हम लोग जो यहाँ समझ रहे हैं ये फिनॉल एनिलीन वगैरह सभी में एक ही पैटर्न पे रिएक्शन चलती है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले स्टेप में हमारे पास में ये बेंजीन जो है किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी, ठीक। मान लो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बना, जो नेगेटिव बना उस पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और जहाँ पॉजिटिव बना वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, देखो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों एक साथ जुड़ गए। अब जब यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में ये बॉन्ड बनने की प्रोसेस में होगा, बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पास होगा, है ना। बेंजीन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ये जो कंपाउंड है पॉजिटिव चार्ज ये एक इंटरमीडिएट है आपका, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? तो यहाँ से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, ये आगे और शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें एक और तीसरा पोर्शन भी बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ गया, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हुए। ये तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलोकलाइज्ड है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। बताओ ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? ये नॉन एरोमेटिक है। ये बीच में sp3 मेंबर आ गया ना, दिस इज नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट को हम लोग नाम देते हैं कुछ, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसके अल्टरनेट नेम्स होते हैं, इसको बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट। सिग्मा संकुल बोलो, वीलैंड मध्यवर्ती बोल सकते हो, आप इसको अरीनियम आयन भी बोल सकते हो। नाम याद रखना इनके, अरीनियम आयन, इसको आप बेंजोनियम आयन भी कह सकते हो। बहुत सारे नेम्स हैं इसके, सबका मतलब एक ही है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलैंड इंटरमीडिएट, अरीनियम आयन या बेंजोनियम आयन, ठीक है, जो आपका एक नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हमें इस सिस्टम के अंदर एरोमेटिसिटी वापस लेकर आनी, ये पाई बॉन्ड वापस से बनाना है। तो पॉजिटिव तो हमारे पास में ऑलरेडी है, एक चार्ज क्या चाहिए यहाँ पर? नेगेटिव। नेगेटिव कब आ सकता है? जब ये हाइड्रोजन बाहर निकले। और हाइड्रोजन को ले जाने वाला कौन होता है बताओ? हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है? बेस। कौन होगा? तो हमें सेकेंड स्टेप के अंदर हमेशा एक क्या चाहिए होगा? बेस। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही बेस यहाँ से H+ को ले जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर फिर से क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लो लिखना चाहूँ तो रेट जो है वो किन किन चीज़ों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर गई। एक तो हमारे पास में ARH नाम का जो कंपाउंड है दैट इज बेंजीन, जिस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और उसके साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही? बोलो। ये फास्ट स्टेप है आपका, दिस स्टेप इज फास्ट एंड दिस स्टेप इज द आरडीएस एंड स्लो स्टेप। दो स्टेप की रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में ये दोनों चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इनकी पावर का सम कितना है? 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 2। और इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन आरडीएस
तो इसलिए रिएक्शन को हम लोग नाम दे रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। वहां पर 2 किस लिए आया, क्लियर हो गया, ArSe2 रिएक्शन। इतनी चीजें क्लियर है। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवा दिया हाइड्रोजन की जगह पर। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को अगर हम लोग कंपेयर करें तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम किस तरीके का बनेगा, देखो कि हमारे पास में शुरुआत में बेंजीन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में इलेक्ट्रोफाइल है। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, ग्राफ नीचे आएगा। SN1 रिएक्शन का जो ग्राफ आप लोगों ने देखा उस पैटर्न का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, इस बेंजीन के साथ में, भाई ये तो इंटरमीडिएट है ना, तो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के साथ में बॉन्ड बन रहा है, बनने की प्रोसेस में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने की प्रोसेस में है, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बना हुआ है। तो ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। और यहाँ पर क्या बना, इंटरमीडिएट, दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका हाइब्रिड बना देते हैं हम लोग, जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़े हुए, ठीक है, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। और यहाँ पर क्या होगा, वापस से एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और साथ में जो भी बेस का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इसमें, क्लियर। तो अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जीज की बात करें, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जीज जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड जाना फिजिबल नहीं है। तो जो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जीज ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे सल्फोनेशन का प्रोसेस जो है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जीज क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो काइंड ऑफ SN1 रिएक्शन की तरह ही हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये हमारी कहलाएगी EA बैकवर्ड और ये कहलाएगी हमारी EA फॉरवर्ड, ठीक। अभी यहाँ पर EA बैकवर्ड ज़्यादा होती है EA फॉरवर्ड से, इसलिए रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर की नहीं है। ये हो गया इसका ग्राफ। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो इस रिएक्शन में पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में। देखो यहाँ पे तो मैं रिएक्शन का टाइप लिख रहा हूँ, पहले एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेते हैं हम लोग। भाई जैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं वो लिख रहा हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। भाई हमारे पास में पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। ये जो रिएक्शंस है ये हम लोग फिनॉल में भी पढ़ेंगे, एनिलीन में भी पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन हमारे पास में होती है दैट इज नाइट्रेशन, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण। तीसरी है सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन। और फोर्थ हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसमें तो होगा X प्लस दैट इज हेलोनियम आयन, इसमें होगा नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, इसमें होगा SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अंदर एल्काइलेशन में तो होगा R प्लस दैट इज एल्काइल कार्बोकेटाइन और एसाइल के अंदर एसाइलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। नाइट्रोनियम, हेलोनियम, सल्फोनियम या SO3 हो गया नॉर्मल एल्काइल केटाइन या एसाइलियम केटाइन, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन पर हेलोजन आ जाएगा। तो हेलो अरेंज बनाने का तरीका है, ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का तरीका है। इसमें SO3H आएगा तो दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें बेंजीन पे कोई भी एल्काइल ग्रुप्स, मान लो CH3 C2H5 इस टाइप से है ना, और इसमें जो है कीटोन्स बनेंगे C डबल बॉन्ड O एंड R। ये इस तरीके के पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर रिएक्शन को हमें डिटेल में समझना है। अब इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक दो बातें और जानकारी लेनी पड़ेगी कि भाई हम लोग बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि हमारे पास में बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो। बेंजीन के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन कराना तो सारी लोकेशन सेम थी, लेकिन अगर ग्रुप लगा हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में ये लोकेशन कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा
और ये लोकेशन कहलाती है पैरा। अच्छा, जिस पे ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं इप्सो। दिस लोकेशन इज नोन एज इप्सो लोकेशन। तो एक दो रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें इप्सो अटैक भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ऑर्थो, मेटा और पैरा लोकेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करनी है कि भाई ये जो ग्रुप है, अगर बेंजीन पर कनेक्टेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसे कि +m +I हाइपर कॉन्जुगेशन, इस टाइप के ग्रुप्स जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कौन कौन सी लोकेशंस पे करेंगे, +I से तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मेटा +m और हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहे हैं। तो मेजरली ये ऑर्थो एंड पैरा लोकेशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजा जाए तो ये इसको क्या डायरेक्शन देगा, ग्रुप को कहाँ जाके जुड़ना है, ऑर्थो या पैरा पर। तो यहाँ पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक तो ये ग्रुप ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है और पैरा पर भी। और जनरली आपका पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है, क्योंकि ऑर्थो में थोड़ा सा स्टेरिक हिंडेंस का फैक्टर काम कर जाता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, जहां एच बॉन्डिंग के केसेस होते हैं, जैसे रिमोटिमान फॉर्माइलेशन होता है, ठीक है। तो ये जनरली आपका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देंगे कि आपको कहाँ जाके जुड़ना है। इसी तरीके से अगर ये ग्रुप, यहाँ पे जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे कि -m -I या कोई रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा लोकेशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग डिक्रीज करने वाले हैं, कहाँ से, एट ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। ऑर्थो और पैरा से लोकेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, बढ़ाएंगे तब भी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएंगे, कम करेंगे तब भी ऑर्थो पैरा पे करेंगे। तो यहाँ दोनों लोकेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा के ऊपर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट में मेटा लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये इस टाइप के जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दीज आर नोन एज मेटा डायरेक्टर्स, ठीक। कुछ रिएक्शंस में हमारे पास में कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो होते तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे कि -I लगाने वाले जितने भी हेलोजेंस हैं, या NO ग्रुप हो गया, या जैसे CH2X हो गया, या CHX2 हो गया। ये कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन ये फिर भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अदरवाइज जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, जैसे कि OH हो गया, NH2 हो गया, O- हो गया, NH- हो गया, NHR हो गया, या NR2 हो गया, या इसके अलावा हमारे पास में OC डबल बॉन्ड OR, या NHC डबल बॉन्ड OR। ये इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर्स हैं, कुछ मॉडरेट एक्टिवेटर्स हैं, कुछ मॉडरेट डी एक्टिवेटर्स हैं। हर तरह के ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये OH NH2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। OR ग्रुप भी है हमारे पास में, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि इनमें C डबल बॉन्ड O की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी है, तो ऑक्सीजन का क्रॉस कॉन्जुगेशन इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो जितनी कैपेसिटी से भेजना चाहिए उतना भेज नहीं पाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स हैं, इसमें भी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स भी होंगे और मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स भी होंगे। जैसे हमारे पास में NO2 ग्रुप हो गया, NR3+ हो गया, या NH3+ हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। CN, CHO ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई एस्टर ग्रुप। देखो एस्टर में कनेक्टिविटी दोनों डायरेक्शन से,
एस्टर में ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड हो सकता है और C डबल बॉन्ड O से भी कनेक्ट हो सकता है, या अमाइड ग्रुप हो गया। ये इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये होते हैं मेटा डायरेक्टर। ये ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन फिर भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स भी है, मॉडरेट एक्टिवेटर्स भी है, स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर्स भी है, मॉडरेट डी एक्टिवेटर्स भी है, सभी प्रकार के ग्रुप्स हमारे पास में है। अब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं। मान लो कि आपके पास में यहाँ पर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों ऑर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं, पैरा पे, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। इसमें मान लो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आना है तो इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें ग्रुप्स का नेचर पता होना चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाए, मान लो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोल दिया अपन ने, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, डीएक्टिवेटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर हो, सभी प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। तो मान लो कि G1 एंड G2 दोनों आपके क्या है, एक्टिवेटर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, सक्रियक हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा। क्या इन दोनों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है। मान लो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग होता तो इसके ऑर्थो पैरा पे जुड़ता। ठीक है ना, तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग activator. If both groups are activator, then location of electrophile is decided by strong activator. मान लो कि हमारे पास में G1 एंड G2 दोनों डी एक्टिवेटर्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं। तो उस कंडीशन में भाई देखो दोनों ही खींचेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर डिसाइड करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा से खींच लेगा तो उसकी जो मेटा लोकेशन होगी वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 1 जो है वो तो है एक्टिवेटर और ग्रुप 2 जो है वो है डीएक्टिवेटर। लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है इनकी, दोनों ऑर्थो पे हो सकते हैं एक दूसरे के, मेटा पे हो सकते हैं या पैरा पे। तो जब एक एक्टिवेटर और एक एक्टिवेटर आता है, डीएक्टिवेटर आता है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन कौन डिसाइड करता है, एक्टिवेटर, डिसाइडेड बाय एक्टिवेटर। इतनी बात समझ में आती है। दोनों एक्टिवेटर होंगे तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर डिसाइड करेगा, दोनों डीएक्टिवेटर होंगे तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, और जब एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर होगा तो जो आपका एक्टिवेटर है वो डिसाइड कर देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास में डाई सब्सटीट्यूटेड रिंग के अंदर अगर दोनों ग्रुप्स, मान लो एक Cl है और एक Br है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल लाना है, मान लो NO2+ लाना है, इसका नाइट्रेशन कराना है ना, एक दूसरे क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के मेटा लोकेशंस पर है और इसका नाइट्रेशन करवाना है, मतलब NO2 ग्रुप लाकर इसमें जोड़ना है। तो अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अच्छा बताओ, Cl और Br दोनों ही डीएक्टिवेटर ग्रुप्स हैं, तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा वही आपका डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आए। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनता है उसको जब ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लोकेशन है, जब एक दूसरे की मेटा लोकेशन पे होते हैं तो जो बीच वाली लोकेशन है इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट 1% ही होता है। कितना? यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सबसे कम मात्रा में बनता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ वाला जो है कंपाउंड वो 62% और यहाँ वाला 37%। ये Cl के पैरा के ऊपर आके जुड़ गया और ब्रोमीन के ऑर्थो पे आके जुड़ गया। तो ये इसका नाइट्रेशन प्रोडक्ट है, उसका परसेंटेज मैंने आपको बताया है। तो इस बात से अपन को क्या सीखने को मिल रहा है कि दो ग्रुप्स जब एक दूसरे के मेटा पर होते हैं तो उनके बीच की लोकेशन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो मिनिमम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या रहेगा? मिनिमम
सब्स्टिट्यूशन। इस लोकेशन को कभी भी चूज नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। दिस इज द नाइट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। अब मान लो कि आपके पास में दो रिंग्स इस तरीके से आ जाए आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर। मान लो जैसे हमारे पास में ये ऐसी रिंग्स आ गई, ये एक अमाइड है, इसमें मान लो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो कहाँ जुड़ेगा बताओ भाई। अब इसमें बताओ कि एक रिंग पे तो NH का क्या लग रहा है +M, इसमें तो लग रहा है +M, और ये C डबल बॉन्ड O इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है तो -M। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? ऑर्थो और पैरा पर। तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस वाली रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पर। ज़्यादा कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर। तो इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का बनेगा। ऐसा क्वेश्चन जेईई में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। आप शीट में देखोगे खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर पैरा लोकेशन ब्लॉक होती है तो हम लोग ऑर्थो लोकेशन पर लाकर अटैच करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। अगर मान लो कि आपके पास में इस तरीके से फ्यूज्ड आ जाए रिंग्स C डबल बॉन्ड O ऐसे, तो अब अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो किस तरफ जोड़ेंगे? इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ोगे? बोलो। ये वाली रिंग क्या है? +M और ये है -M। ये ग्रुप्स अलग अलग नेचर के हैं देखो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसी के ऑर्थो और पैरा पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़े। इसमें बाई प्रोडक्ट एक और बनेगा, ध्यान रखना, माइनर वाला। कौन सा? ऑर्थो। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये ब्लॉक होती तो ऑर्थो पे आता। ऑर्थो को अगर मेजर बनाना होता है कई बार तो हमें पैरा लोकेशन को ब्लॉक करना पड़ता है कुछ समय के लिए, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज़ करके, जैसे कि सल्फोनेशन वगैरह। इतनी बातें समझ में आ गई। डायरेक्टिव इफेक्ट आपको क्लियर हो गए कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस जगह पर और किस तरीके से जुड़ेगा। चलो, ये सब बातें आपको ढंग से ध्यान में रखनी है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेंजीन जो है, बेंजीन में हमें करना क्या है कि एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर X+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल लाना है। तो फाइनल कंपाउंड जो है वो हेलोअरीन बनेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म के लिए जो रिएजेंट्स हैं, जनरली आपको देखने को क्या मिलता है रिएजेंट, एक तो होगा X2 और साथ में होगा कोई लुईस एसिड, X2+ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या क्या हो सकते हैं? AlX3, BX3 हो सकता है, FeX3 हो सकता है, ZnX2 हो सकता है, या और कोई दूसरा लुईस एसिड SbX5 हो सकता है, इस तरीके से। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर करेंगे क्या? देखो, हमारे पास में X2 है और मान लो हमने इसके साथ में AlX3 ले लिया। भाई हमें पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और दूसरे स्टेप में क्या चाहिए? एक बेस चाहिए होगा। बेस किस लिए? ताकि H+ वापस निकल सके। तो अगर आप रिएक्शन का फॉर्मेट ढंग से समझ लो ना कि भाई एग्जैक्टली किस रिएजेंट का क्या काम है, तो मैकेनिज्म्स लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, प्रोडक्ट बनाने में बहुत आसानी रहती है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके क्या करेंगे? ये हेलोजन लुईस एसिड क्या काम क्या होता है? अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। तो ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा एक तो X+ और साथ में बन जाएगा हमारा AlX4-। ये तो है हमारा हेलोनियम आयन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा बेस का काम करेगा। बेस फॉर सेकेंड स्टेप। हमने बेस नहीं लिया था रिएजेंट में, हमने लुईस एसिड लिया है। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद में इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और वही बेस जो है सेकेंड स्टेप में बेस का काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखो। मान लो आपने बेंजीन की रिएक्शन जो है X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3 के साथ में कराई। एनहाइड्रस फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले स्टेप में ये बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ये अपने जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास में है, इलेक्ट्रोफाइल कौन था? X+। तो बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करी। मैकेनिज्म समेत लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना? वेलेंट इंटरमीडिएट बना,
यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर X और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर सेकेंड स्टेप में हमारे पास में जो AlX4 माइनस है ये यहाँ से H+ को ले जाएगा। ये स्टेप RDA से स्लो स्टेप है, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप। हाइड्रोजन फास्ट स्टेप में निकल रहा है इसमें, और जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन, और उसके ऊपर हेलोजन, साथ में बन जाएगा AlX3 और साथ में बन जाएगा HX। ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोसेस सिंपल है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, सारा क्लियर। पहला स्टेप भाई ये तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट वो बन रहा है, मैकेनिज्म यहाँ से X+ आके जुड़ा। सेकेंड स्टेप में बेस ने H+ को लेके चला गया और फाइनल हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में रिएजेंट्स की बात करते हैं। भाई प्रोसेस जो है, 4 प्रकार के प्रोसेस है हमारे पास। एक हमारे पास में है फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो पहले क्लोरिनेशन की बात करते हैं। क्लोरिनेशन प्रोसेस के लिए आपको जनरल रिएजेंट जो होता है दैट इज X2 और AlX3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो अगर क्लोरिनेशन करवाना है तो Cl2 यूज़ करोगे, साथ में आप AlCl3 यूज़ कर सकते हो। आप Cl2 के साथ में ZnCl2 यूज़ कर सकते हो, है ना, या आप Cl2 के साथ में FeCl3 यूज़ कर सकते हो। कई बार कॉम्बिनेशन ऐसा भी लिखा होता है, Cl2 FeBr3 लिखा होता है। अब बताओ ये ब्रोमिनेशन होगा या क्लोरिनेशन? मान लो Cl2 प्लस FeBr3 लिखा हुआ है, क्या चीज़ होगा, क्लोरिनेशन होगा, क्योंकि X+ तो यहाँ से आएगा ना Cl2 से, X2 से X+ बन रहा है हमारा, तो इसमें ब्रोमिनेशन नहीं करवाना, ध्यान रखना। या कई बार शॉर्ट में वो ऐसे भी लिखते हैं Cl2 प्लस साथ में सिर्फ Fe लिख के छोड़ देते हैं, इतना भी लिख के दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात सभी को? या आपके साथ में BX3 भी लिख सकते हैं, जैसे Cl2 प्लस BCl3 लिख दिया। मतलब हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जो X2 में जो रिएजेंट होगा ना उसके हिसाब से X+ बनेगा। ये तो हो गया क्लोरिनेशन प्रोसेस। सेकंड हमारे पास में है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन प्रोसेस के लिए ये सारे रिएजेंट्स जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ Cl है वहाँ आप Br कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल Br2 प्लस FeBr3 ले लिया, या शॉर्ट में आपने Br2 प्लस Fe लिख दिया, इतना भी लिख सकते हैं। Br2 प्लस AlBr3 लिख सकते हो, Br2 प्लस AlCl3 भी लिखा हो सकता है। बाकी जो रिएजेंट इसके साथ मैच कर रहे हैं सिमिलर पैटर्न में चल जाएंगे। ठीक, तीसरा प्रोसेस हमारे पास में है दैट इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन प्रोसेस में क्या होगा, देखो I2 गैस होगी और उसके साथ में हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगेन क्यों, लाइक HNO3 वगैरह या एसिटिक एसिड वगैरह, इस टाइप से कुछ। HNO3 का काम क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपका HI बनेगा, और HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो वापस से रिडक्शन ना कर दे, इसलिए बनने वाले HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ कर सकते हैं। यह ज़्यादा बेटर है कि I2 के साथ में आप मान लो एसिटिक एसिड ले लो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, ये तीनों प्रोसेस तो सिंपल पैटर्न से हो जाएंगे, सेम मैकेनिज्म से हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लोरिनेशन की। तो फ्लोरिनेशन के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए होगा, F+, जो क्या होता है, नॉट पॉसिबल। F+ पॉसिबल है नहीं, और F रेडिकल जो है वो हाईली एक्सप्लोजिव है। तो फ्लोरिनेशन इस तरीके से नहीं करवाया जा सकता। फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। इतनी बात समझ में आ गई? तो फ्लोरिनेशन कराना है, फ्लोरोबेंजीन अगर बनानी है तो उसके लिए हम लोग एक नेम रिएक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बाल्ट-शेमेन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, एनिलीन की रिएक्शन NN2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं। ये आपका एक स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल 8 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस कंपाउंड की आपने रिएक्शन करवाई है HBF4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। ठीक,
तो यहाँ से कंपाउंड क्या होगा, पहले सॉल्ट रिप्लेसमेंट होगा, कंपाउंड बनेगा N2+ और साथ में बनेगा BF4-। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज हाईली स्टेबल। तो जब एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है तो इसको हमें हाई हीट करना पड़ेगा, इसकी हाई हीटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसकी हाई हीटिंग करोगे तो N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और उसकी जगह पर फ्लोरीन आ जाएगा। तो अगर फ्लोरिनेशन कराना है तो इस नेम रिएक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक अल्टरनेट संभावना और है, वो हालांकि बाल्ट-शेमैन रिएक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम की कोई दूसरी पर्टिकुलर रिएक्शन है कि आपने ये जो कंपाउंड बनाया इसको आपने KNO2 के साथ में हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ये कंपाउंड रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप ले आएगा। ये रिप्लेसमेंट होता है जो हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में सीखेंगे। तो उसका भी मैकेनिज्म जो है वो इसी तरीके से चलता है हमारा। क्लियर हो गई बात, याद रखोगे इस रिएक्शन को। फॉर फ्लोरिनेशन वी कैन यूज बाल्ट-शेमैन रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे मान लो आपके पास में बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जनरली एनहाइड्रस हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एनहाइड्रस नहीं भी लिखा हो तो समझ जाना, जनरली हमारे पास Cl2 और AlCl3 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ, बेंजीन और उसके ऊपर Cl, सिंपल सा प्रोसेस, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया हमारी पहली रिएक्शन। अच्छा, मान लो हमारे पास में कंपाउंड ये है, बेंजीन है और उस पर CH3 लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं Br2+ Fe के साथ में। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये कैसा डायरेक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पैरा। क्यों, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है जो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करवाता है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और एक पैरा पर भी जुड़ेगा। मेजर कौन रहेगा इसमें से, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा। अब मान लो हम लोग चाहते हैं कि भाई ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बने, तो हमें कुछ समय के लिए इस पैरा लोकेशन को ब्लॉक करना पड़ेगा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, ताकि मेजोरिटी जो खाली जगह होगी वहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ेगा और उसके बाद में हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो आपके पास में यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन आपने कराई Br2 और FeBr3 के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेटा डायरेक्टर है तो इसकी मेटा लोकेशन के ऊपर C⋯OH और यहाँ पर आपका मेटा लोकेशन पे जो है यहाँ पर Br आ जाएगा। कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है जो अगेन क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मान लो कोई NO ग्रुप या हेलोजन आता तो उसके ऑर्थो या पैरा पर आकर जुड़ता। पहली रिएक्शन क्लियर। सेकेंड प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा देखो, नाइट्रेशन में हमारे पास में बेंजीन होगा और इसके साथ में हमें NO2+ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए दैट इज नाइट्रोनियम आयन। तो क्या बनेगा बताओ, बेंजीन और उसके ऊपर NO2 दैट इज नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब इसका जो रिएजेंट होगा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। रिएजेंट क्या यूज होगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इनका कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। या इसकी जगह पर हमारे पास अल्टरनेट रिएजेंट्स हो सकते हैं जैसे नाइट्रो एसीटेट CH3COO- और NO2+, या अल्टरनेट रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो N2O5। ये बेसिकली NO2+ और NO3- का कॉम्बिनेशन है। इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो। कॉमनली यूज्ड हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, जेई में 2-3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 हम लोग ले रहे हैं, तो HNO3
किसकी तरह बिहेव करता है? क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट्स एज, ऑप्शन है आपके पास में एसिड, बेस, कैटलिस्ट या नन ऑफ दिस। एसिड, बेस, तीसरा ऑप्शन है कैटलिस्ट और नन ऑफ दिस। बोलो किसकी तरह एक्ट करेगा? HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वैसे, बोलो क्या उत्तर आना चाहिए? इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट्स एज, बेस की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? बेस की तरह। कैसे करेगा? देखो कि भाई हमारे पास में H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया और इसके साथ में हमारे पास में HNO3 है। ये HNO3 हो गया। तो HNO3 के पास में जो लॉन पेयर्स हैं, ये क्या करता है, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अपना प्रोटोनेशन कराएगा। तो कंपाउंड बनेगा एक तो HSO4 माइनस और साथ में बनेगा HOH एंड NO2 और यहाँ चार्ज क्या आ गया? प्लस, और इसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो यहाँ से बन गया NO2 प्लस। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल HNO3 से आया है, समझ में आ गया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है, इसके सामने HNO3 एक वीक एसिड है, तो ये बेस की तरह एक्ट करता है, अदरवाइज ये खुद ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रहेगी ये बात? तो अब ध्यान से समझो, नाइट्रेशन के दौरान हो क्या रहा है? बेंजीन की रिएक्शन आप NO2 प्लस के साथ में कराओगे, NO2 प्लस के साथ में इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करेगा इसको, कंपाउंड क्या बनेगा? सेम वही चीज़, पॉजिटिव चार्ज। देखो सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक जैसा ही है। उसके बाद में हमारे पास में HSO4 माइनस है, ये HSO4 माइनस यहाँ से H+ ले जाए। इसमें RDS अभी भी कौन सा है? ये स्टेप, और ये स्टेप क्या है? फास्ट। ये मैं RDS और फास्ट स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका अभी आगे यूज़ होगा। यहाँ पर आ गया NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में, यहाँ पर कंडीशन है कि 333 केल्विन अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बनेगा इसमें, लेकिन इसकी परसेंटेज यील्ड 85% ही होती है। क्या परसेंटेज यील्ड कितनी रहेगी? 85%। लेकिन अगर आप इसका नाइट्रेशन, यही सारी कंडीशंस, लेकिन 373 केल्विन पर करवा रहे हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, पहले तो देखो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, लेकिन ये एक बार फर्दर और नाइट्रेशन करा लेता है। NO2 ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कैसा इफेक्ट होगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो दूसरा NO2 कहाँ आ जाएगा? तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। ये याद रखनी है आपको बात। कब? जब 373 केल्विन पर ये रिएक्शन हो। 333 पर 85% यील्ड, मोनोनाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर डाई नाइट्रेशन हो जाएगा और मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रहेगी बात सभी? वो बाकी बाई प्रोडक्ट्स के अंदर बन जाएगा। 85% ही बन पाता, 100% यील्ड उसकी नहीं हो पाती। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास में कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर CH3, इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? CH3, आगे क्या जोड़ोगे बताओ? यहाँ पर NO2 जोड़ दोगे और साथ में एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। मेजर कौन सा रहेगा? पैरा वाला प्रोडक्ट। सिंपल। मान लो आपने नाइट्रोबेंजीन का ही नाइट्रेशन करवाया तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्यों? मान लो आपने नाइट्रोबेंजीन ही ले लिया और यही कंडीशन ली है 373 केल्विन पर, तो अब ये मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब NO2 खुद कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिमिलर पैटर्न पे दोनों रिएक्शंस चल रही हैं। मान लो कि आपके पास में यहाँ पर ये इस टाइप का कंपाउंड है, क्यूमीन है। क्यूमीन की रिएक्शन करवाओगे तो इसके भी पैरा पर आएगा NO2, CH, CH3 एंड CH3। सिंपल सा प्रोसेस।
इसके बाद में हमें एक चीज़ और सीखनी है इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड। एक आधे क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें कि जैसे मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है, यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O और ये रिंग, और इसकी रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ होगा। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। एक इसका प्रोडक्ट बताना है और एक इसका प्रोडक्ट बताना है। पहले वाले का क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके पैरा पे जुड़ जाएगा, कैसे पता लगा? ये बन जाएगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा और इसमें Br लगेगा, ऑर्थो वाली रिंग इसमें ऑक्सीजन वाली रिंग के पैरा पर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया और C डबल बॉन्ड O जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन रहते हैं। ठीक है, एक लास्ट बात इसमें और सीख लेते हैं, दैट इज काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेईई में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन जो है इनमें काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी आइसोटॉप को यूज़ कर लेते हैं कंपाउंड में, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क आने वाला है, इस चीज़ को समझना है। तो हमारे पास में दो प्रोसेस है, एक है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन प्रोसेस में अगर आप C6H6 यूज़ कर सकते हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में कंपाउंड ये है इस तरीके से, सभी जगह पर क्या है, हाइड्रोजन्स। तो पहले स्टेप में क्या होगा, X+ को ये बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी, कंपाउंड यहाँ से बनेगा, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर X और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 1 जो है वो RDS है। और दूसरे स्टेप के अंदर हमारा जो बेस है, जो भी बेस होगा, ये बेस यहाँ से H+ को ले जाएगा और ये एक फास्ट स्टेप है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर X आ गया। और अगर मान लो इसकी जगह आप C6D6 यूज़ कर सकते हो, भाई हाइड्रोजन्स की जगह पर सारे क्या है, ड्यूटेरियम, इसके आइसोटॉप्स हैं, कंपाउंड ये है। तो इसमें जब आप X+ को डालोगे तो सबसे पहले स्टेप में तो यही काम है, RDS अभी भी यही स्टेप है। क्या बनेगा, यहाँ पे सब जगह ड्यूटेरियम, पॉजिटिव चार्ज, एक ड्यूटेरियम और एक हेलोजन, सही है, और ये दो पाई बॉन्ड्स ऐसे। और सेकंड फास्ट स्टेप में जो है वो बेस इस ड्यूटेरियम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस बार। ये स्टेप अगेन अभी भी क्या है, फास्ट। तो फिर से यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये X आ जाएगा और सभी जगह ड्यूटेरियम। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसकी रेट जो है मैं इसको R1 डिफाइन करता हूँ और इस रिएक्शन की रेट को R2 डिफाइन करता हूँ। भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है उसके लिए मैं एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज KH। और यहाँ पे कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो टूट रहा है उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ KD। तो आपको करना क्या है, R1 एंड R2 में रिलेशन बताना है और KH/KD का रेशो बताना है। R1 इज इक्वल टू R2। क्यों, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हमेशा फास्ट स्टेप में निकल रहे हैं और फास्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती नहीं है। करती भी तो बहुत कम फर्क पड़ता है, ज़्यादा खास कोई फर्क रेट में पड़ेगा नहीं, इसलिए ऑलमोस्ट दोनों रिएक्शन सिमिलर रेट से चलेगी, ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। और KH/KD का रेशो जो है वो 1 के बराबर ही आएगा। कि अगर मान लो हाइड्रोजन का निकलना आसान होता तो ड्यूटेरियम मुश्किल होता, तो रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाता, और अगर मान लो ड्यूटेरियम आसानी से निकलता तो रेशो लेस देन 1 आ जाता। तो इसलिए KH/KD का रेशो जो है वो 1 आ रहा है और R1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट R2। ये तो हो गया हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो क्या हेलोजिनेशन प्रोसेस में किसी प्रकार का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, गति के समस्थानिक प्रभाव? हाइड्रोजन की जगह अगर आप ड्यूटेरियम भी ले लेते हो तो किसी भी प्रकार का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में क्या होगा बताओ,
C6H6 आप यूज कर रहे हो, सेम प्रोसेस। यहाँ हाइड्रोजन है, सबसे पहले स्टेप में NO2। RDS क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये पता लग गया। कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोजन और NO2, और सेकेंड स्टेप के अंदर बेस जो भी होगा HSO4 माइनस होता है, ये H को ले गया, ये स्टेप फास्ट है, और ये क्या है RDS। कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ पर NO2। इस रिएक्शन की रेट है R1 और KH, ये डिफाइन कर दिया। C6D6 हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम है और NO2 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेम फर्स्ट स्टेप RDS, कंपाउंड क्या बन गया, पॉजिटिव ड्यूटेरियम एंड NO2, और सेकेंड स्टेप में बेस जो है वो इसको ले गया, ये स्टेप अभी भी क्या है, फास्ट। तो अब यहाँ से बताओ कि क्या नाइट्रेशन, इसके लिए हम लोग R2 डिफाइन कर देते हैं और KD डिफाइन कर देते हैं। तो अगेन R1 इज इक्वल टू R2 और KH अपॉन KD का रेशो क्या रहेगा, 1। यानी यहाँ पर भी किसी प्रकार का आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा। ठीक, जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है ना, ये आयोडीनेशन के साथ में और सल्फोनेशन वाले प्रोसेस के साथ में ऑब्जर्व हो जाता है। सल्फोनेशन में होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, KH अपॉन KD का रेशो जो है ऑलमोस्ट 3.4 के बराबर आता है ना। सल्फोनेशन में ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व होती है, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन दोनों में ही किसी भी प्रकार का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। एक लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, देखो इसमें आसान सी रिएक्शन है। देखो बेंजीन हाइड्रोजन है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और ये लगभग 98% होता है, ध्यान रखना, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इसको हम लोग सल्फोनेटिंग एजेंट भी कहते हैं, सल्फोनेटिंग एजेंट। तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में बैकवर्ड भी आ जाती है, SO3H हट जाता है और वापस से बेंजीन बन जाती है। इसको डीसल्फोनेटिंग एजेंट कहेंगे, डीसल्फोनेटिंग एजेंट। आप H3O+ भी लिख सकते हो, डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो यहाँ पर अल्टरनेट। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, वो सब चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं कि भाई हमारे पास में 2 मोल H2SO4 है, ये रिएक्शन करके एक तो बनाएंगे HSO4 माइनस बनाएंगे, साथ में बनाएंगे H3O+ बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे SO3। देखो बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, सल्फर हो गए 2 और 4 और 3, हाँ 8 हो गए, बैलेंस हो गए। तो SO3 हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ गया। तो पहले प्रोसेस में क्या होगा, देखो बेंजीन SO3 के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन और SO3 माइनस बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो ऑलरेडी न्यूट्रल था। उसके बाद में HSO4 माइनस जो है वो यहाँ से H+ ले गया, यहाँ पर बन गया SO3 माइनस, और इसमें H2SO4 से फिर से H+ एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, SO3H, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते ही वापस से बैकवर्ड प्रोसेस। क्लियर। इस रिएक्शन के अंदर हमने बोला कि दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका रिवर्सिबल होने का कारण है कि इसका जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जीज जो है, ये आपकी EA फॉरवर्ड है और ये आपकी EA बैकवर्ड। तो EA फॉरवर्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू EA बैकवर्ड, ये इसका मेन कारण है इस रिएक्शन के रिवर्सिबल होने का। ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर चलता है। ठीक। दूसरा, इसमें KH अपॉन KD का जो रेशो आता है वो अप्रॉक्सीमेट आता है 3.4 के आसपास, यानी यहाँ पर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बना के बता देता हूँ कि दिस रिएक्शन
is used to block any specific site या location during any particular conversion। किसी पर्टिकुलर कन्वर्जन को करते समय इस रिएक्शन का यूज हम लोग किसी स्पेसिफिक साइट को ब्लॉक करने के लिए करते हैं, है ना, अवरुद्ध करना है कुछ समय के लिए। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो कि मान लो आपको पहले तो सल्फोनेशन का प्रोडक्ट बना लेते हैं। मान लो जैसे CH3 है और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या बना भाई, CH3 और यहाँ पर क्या आएगा SO3H। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। यहाँ पर SO3H, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो मेजोरिटी मॉलिक्यूल्स में पैरा पर सल्फोनेशन हो जाएगा। और इस कंपाउंड में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो ये वापस हट जाके बेंजीन बन जाएगी। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास में टोल्यूइन है और इस टोल्यूइन से ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन, इस प्रोडक्ट को हम लोग एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो करना क्या पड़ेगा कि अगर आप डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करा दोगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। तो हमने क्या करा, पहला रिएजेंट यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4 98%। दूसरा बोलो Br2, साथ में Fe डाल दिया। और तीसरा बताओ क्या होगा, इससे डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें SO4 थोड़ी चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो अब देखो, मान लो कि आपने पहला रिएजेंट यूज किया तो प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन के ऊपर CH3 और यहाँ पर SO3H आ जाएगा क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। उसके बाद में Br आ जाएगा। यहाँ पर Br ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ऑर्थो लोकेशन ज़्यादातर खाली रहेगी। और फिर आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते ही SO3H हट जाएगा। क्लियर हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो दो टाइप की है हमारे पास में। ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट है, चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट। इन दोनों ने मिलकर इसको बताया था। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। एक हमारे पास में होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा कि बेंजीन और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसको हमें R+ यानी किसी एल्काइल कैटाइन से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा एल्काइल बेंजीन आपकी। ठीक है, और दूसरी है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइलियम कैटाइन को यूज़ करते हैं। एसाइलियम कैटाइन को किसी प्रकार के रीअरेंजमेंट की आवश्यकता जनरली नहीं होती है। ठीक है, दिस इज एसाइलियम कैटाइन। एल्काइल कैटाइन जहाँ पर भी बनेगा उसका रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, और इसमें डिकार्बोनिलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, C+O ग्रुप को हटा सकते हैं हम लोग। अब इन दोनों रिएक्शंस के बारे में पहले 2-3 बातें आपको सीखनी पड़ेगी। कि सबसे पहली बात कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन both reactions do not occur with highly activated and highly deactivated rings. हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स होगी या हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स अगर है तो दोनों के अंदर ही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो संभव नहीं होती है। ठीक है, कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ग्रुप्स की अगर बात करें हम लोग
तो हाईली एक्टिवेटेड जो है, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप्स में जनरली हमारे पास जैसे O- आ गया, NH- आ गया, NH2 हो गया, या NHR हो गया, या NR2 हो गया। इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं ये हाईली एक्टिवेटेड की कैटेगरी में आते हैं। इनमें डायरेक्टली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मान लो जैसे हमारे पास में मतलब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर OH ही आ गया या NH2 आ गया, तो अगर मान लो जैसे इसको हम लोग RC डबल बॉन्ड OCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये इसके साथ ही यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। ये ग्रुप जो खुद है ये बॉन्ड बना लेता है हमारे केटाइन के साथ में, ठीक है ना। और हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग्स के अंदर हो जाएगी। हाईली डीएक्टिवेटेड में भी कौन कौन से आते हैं? तो ये जो रिएक्शन है ना बेसिकली प्रोटेक्शन है इस OH का या NH2 ग्रुप का, ठीक है। हाईली डीएक्टिवेटेड में जैसे CHO ग्रुप आ गया, NO2 ग्रुप आ गया, या NR3+ आ गया, SR2+ आ गया, या हमारे पास में CN आ गया, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप आ गया, COH ग्रुप आ गया। ये इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, या CX3 हो गया। इन सभी ग्रुप्स के अंदर हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो संभव नहीं होती। ना एल्काइलेशन होता है ना एसाइलेशन होता है। डायरेक्ट नहीं होता कि दूसरे तरीके से हम लोग करवा सकते हैं। कहाँ हो जाएगी पॉसिबल? पॉसिबल आपकी है मॉडरेटली एक्टिवेटेड ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास में कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, पीएच, या हमारे पास में जैसे एस्टर ग्रुप्स होते हैं इस टाइप से, एस्टर हो गया या अमाइड, ये मॉडरेटली एक्टिवेटेड ग्रुप्स हैं, ना ज़्यादा एक्टिवेटेड है और ना ज़्यादा डीएक्टिवेटेड है। या जैसे मान लो CH2X हो गया या CHX2 हो गया, यहाँ तक तो ये रिएक्शन जो है संभव हो जाती है। हेलोजन भी होगा तब, या NO ग्रुप भी होगा तब भी हमारी ये रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ गया? तो इनके अंदर पॉसिबल होगी, इन सब के अंदर पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाईली एक्टिवेटेड और हाईली डीएक्टिवेटेड दोनों ही ग्रुप्स के अंदर। अब फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा इससे पहले एक चीज़ आपको और सीखनी है कि जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइलेशन जब आप करवाते हो तो बेंजीन के ऊपर मान लो एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फर्दर बढ़ जाती है, बेंजीन और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है, तो इसमें पॉली एल्काइलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपको मोनो एल्काइलेशन वगैरह कुछ करवाना है तो हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की तुलना में एसाइलेशन रिएक्शन को प्रीफरेंस देते हैं। क्योंकि देखो एल्काइलेशन में क्या हुआ, ये कोई भी R ग्रुप आ गया तो ये एक्टिविटी इसकी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि एसाइलेशन में क्या होगा कि भाई हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई उल्टा, तो अब आगे इसका फर्दर एल्काइलेशन होना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोनो एल्काइलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को प्रीफर करते हैं, बाद में उसका डिकार्बोनिलेशन वगैरह करवा कर एल्काइलेटेड ग्रुप्स को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जनरली बात अगर हम लोग करें कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज प्रीफर्ड ओवर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फॉर मोनो एल्काइलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास में है, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर पर्टिकुलर हम लोग बात करें तो हमारे पास में बेंजीन होगी, बेंजीन के साथ में हमें R+ लिया मिलेगा, जहाँ से भी R+ का सोर्स होगा उसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। R+ के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिएजेंट्स जो है जनरली हमारे पास में कोई एल्काइल हैलाइड होता है और इसके साथ में हमारा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती है, एनहाइड्रस AlX3, या इसकी जगह पर कोई भी लुईस एसिड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे AlX3 हो गया, ZnX2 हो गया, FeX3 हो गया, BX3 हो गया, है ना, ऐसे SbX5 हो गया, इस टाइप से। तो होगा क्या, ये आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, R+ बन जाएगा और साथ में बन जाएगा AlX4-। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये सेकेंड स्टेप में बेस का काम करने वाला है, ठीक। और क्या तरीका हो सकता है एल्काइल कैटायन को बनाने का, जैसे मान लो आपके पास में कोई एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आप H2SO4 के साथ में ट्रीट कर देते हो या H+ इसमें डाल देते हो
तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये H+ को अटैच करवा लेंगे, कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 और पॉजिटिव चार्ज, और अब ये जाके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आगे कर सकता है। तो ये भी एक तरह का हमारा इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर लिया हमने, या SbX5 के साथ में ट्रीट कर दिया। तो जहाँ जहाँ ये कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा, एक एल्काइल कैटाइन बनेगा, तो इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। तो इसमें नोट बना के लिख लेते हैं, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ऑफ R+ कैटाइन। एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, CH3 होल थ्राइस CH2Cl, मान लो ये कंपाउंड हमने लिया, और जब आप इसको बेंजीन के साथ ट्रीट करोगे ना, मान लो AlX3 के साथ में आपने इसको ट्रीट किया एनहाइड्रस फॉर्म में, तो Cl बाहर निकलेगा। तो इसमें बेंजीन के ऊपर भाई होना क्या चाहिए, इससे हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, ये टर्शरी टाइप का और CH2 पॉजिटिव, और अब होना क्या चाहिए था कि ये CH3 यहाँ से रीअरेंजमेंट करके यहाँ जाना चाहिए और फिर जाके 3 डिग्री इसके ऊपर अटैच होना चाहिए, लेकिन इसमें प्योरली नॉन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको एक्सेप्शन के रूप में बात को याद रख लेना है। समझ में आ गया? ये सीधा इस CH2 से ही कनेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन हो गया इसमें। बाकी जनरली हमारा रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन वगैरह, कॉन्ट्रैक्शन जो भी है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक, अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, या एक एग्जांपल से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में जस्ट सपोज करो कि कंपाउंड ये है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से कंपाउंड जो है वो बेंजीन पर CH3 मिलने वाला है। मैकेनिज्म क्या रहेगा, सबसे पहले CH3Cl और AlCl3 ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3+ और साथ में बनेगा AlCl4-। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये H जो है वो CH3 को अपने इलेक्ट्रॉन, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड CH3। मैकेनिज्म सेम है, और उसके बाद में आपका AlCl4- जो है वो यहाँ से H+ को ले जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ से बेंजीन के ऊपर CH3, टॉल्यूइन बन गया। मान लो हम लोग टॉल्यूइन ही लेते इसके ऊपर, बेंजीन पर मान लो CH3 लेते सीधा, और इसकी रिएक्शन मान लो हमने करवाई CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ से, 2, एक तो बनता ऑर्थो और एक बनता पैरा। मेजर कौन सा रहेगा इसमें, पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर रहता है। कारण क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है। और एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर NO2 आ गया और इसकी रिएक्शन हमने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाई, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, क्या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग है। हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स की भी अगर बात करें तो डायरेक्टली उसके अंदर भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। मान लो जैसे फिनॉक्साइड आयन है, तो इसकी रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में कराओगे तो भी ये नो डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एसाइलेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, कोई दूसरा तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये केसेस हो गए। दूसरी बात कि मान लो जैसे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, मान लो हमारे पास में यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3C CH3CH CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे हमें क्या कार्बोकेटाइन मिलने वाला है, CH3C CH3 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज, और इसमें अभी H- शिफ्ट होगा। H- शिफ्ट होने के बाद में ये सीधा 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव बन गया और इसके ऊपर जाकर एल्काइलेशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH3 एंड CH3। सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो बेंजीन की रिएक्शन आपने करा दी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HCl एनहाइड्रस
AlCl3 के साथ में। तो पहले HCl से H+ मिलने वाला है, बोलो। तो H+ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार इधर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और फिर हमारे पास बेस जो है वो उसको H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, CH3CH एंड CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन, जिसकी सहायता से हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन सिंपल सा है। और क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसमें, कि जैसे मान लो आपने कंपाउंड ले लिया CH2 CH2 एंड Cl, ये कंपाउंड लिया और आपने इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट कर दिया। एक से ज़्यादा मोल्स लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है जनरली, ठीक है। तो पहले एक बार ये Cl निकल के पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो यहाँ पर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा लेगा, फिर यहाँ से ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवा लेगा। समझ में आ गया। या मान लो यहाँ पर एक कार्बन कम कर लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये CH2 और Cl, तो सीधा सिंपल सा प्रोसेस है। इस बेंजीन के ऊपर यहाँ ये CH2, वैसे तो एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, CH2 नहीं तो रिंग जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाएगी। CH2 एंड CH2E, इस तरीके से हमारे कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को। ये तो हो गया फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइलियम केटाइन होगा। एसाइलियम केटाइन कैसे बनाया जा सकता है, कोई भी आप एसिड हैलाइड ले सकते हो, मान लो एसिड क्लोराइड ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये Cl जो है अपना वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कंपाउंड बनेगा RC+O+ और साथ में बनेगा AlCl4-। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ नोन एज एसाइलियम केटाइन। और ये हमारे लिए सेकेंड स्टेप में बेस का काम करने वाला है। या आपके पास में कोई एनहाइड्राइड भी हो सकता है। एनहाइड्राइड की भी जब आप AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये अपना लॉन पेयर इधर डोनेट कर देगा और यहाँ से भी हमें एसाइलियम केटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है क्या, नो रीअरेंजमेंट। कारण क्या है रीअरेंजमेंट नहीं होने, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। या आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप H2SO4 या इसकी जगह पर H3PO4 यूज़ कर सकते हो। तो अगेन H2SO4 H+ देगा और इसको H2O के रूप में बाहर कर देगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, RC+O+। तो ये सारे ही सोर्स हैं हमारे किसके, एसाइलियम केटाइन के। अब फॉर्मेट समझते हैं इस रिएक्शन का। फॉर्मेट में क्या होगा कि भाई बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर मान लो रिएक्शन करवा दी CH3C+OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से C+O एंड CH3। आपको कुछ नहीं करना है, ये Cl हटा के यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा इसको यहाँ पर एसाइलेशन करवा देना इसका। और मान लो कि इस कंपाउंड का हम लोग वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन वगैरह करा दें, जैसे NH2 KOH के साथ ट्रीट कर दिया तो ये C+O हट जाएगा यहाँ से और कंपाउंड क्या बन गया, CH2 एंड CH3। तो एल्काइलेशन कराने के लिए ये ज़्यादा प्रीफर्ड तरीका है, क्योंकि अब इस कंपाउंड के अंदर पॉली एल्काइलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मान लो डायरेक्टली फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन से वो बनाते तो हो सकता है कि उसके ऑर्थो और पैरा के ऊपर और फर्दर एल्काइलेशन पॉसिबल हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद में जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है Cl C+O CH2 C+O एंड Cl, ये कंपाउंड ले लिया। अब मान लो आपने AlCl3 यूज़ किया है, एक से ज़्यादा मोल आपने लुईस एसिड के यूज़ कर लिए, तो इसमें क्या होगा बताओ। सबसे पहले स्टेप के अंदर ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बनके इधर Cl आएगा, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज बनके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनके यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, C+O CH2 C+O एंड E, इस तरीके से कंपाउंड। और इसका अगर मान लो आपने वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन या क्लीमेंशन रिडक्शन करवा दिया तो यहाँ से फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन
CH2 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 और ये इस तरीके से, ये इस टाइप से कंपाउंड्स हमारे बन सकते हैं। इतना क्लियर सभी को? हाँ, 1 मोल यूज़ करोगे तो सीधा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 1 मोल आप यूज़ करोगे ना इसमें, अगर जैसे मान लो आपने ये कंपाउंड यूज़ किया है और इसमें 1 ही मोल यूज़ किया है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक जगह पर तो आपका C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 CH2 और यहाँ COOH बन जाएगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि फिर ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा मोल्स को यूज़ करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गई सभी को? ये तो हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो दोनों प्रकार के रिएक्शंस क्लियर हैं। इसमें जेई में खूब सारे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, कि मान लो आपके पास में कंपाउंड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके का एनहाइड्राइड है, और इस एनहाइड्राइड को आपने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ट्रीट किया। देखो क्वेश्चन थोड़ा फॉर्म करते हैं हम लोग। तो मान लो इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ से कंपाउंड बना A, ठीक। इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है हम लोगों ने मान लो SOCl2 के साथ में करा दी। इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, SOCl2 के साथ। तो यहाँ से कंपाउंड बन गया B। इस कंपाउंड की रिएक्शन हम लोगों ने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में कराई, तो यहाँ से कंपाउंड बन गया C। या और बेटर अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें इसको मॉडिफिकेशन करें, तो जो A बना इसका हमने रिएक्शन कराई NH2 और KOH के साथ में, तो यहाँ से कंपाउंड बना B। इसकी रिएक्शन हमने कराई SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड बना C। C की रिएक्शन हमने कराई ZnHgHCl के साथ, तो यहाँ से कंपाउंड बना D। इस D कंपाउंड की रिएक्शन हम लोगों ने करवाई है एक सेकंड, SOCl2 पिरिडीन के साथ में करा दी ना। यहाँ से कंपाउंड पहले एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ से कंपाउंड बना D, और D की रिएक्शन हम लोगों ने करवाई है ZnHgHCl के साथ में, तो यहाँ से कंपाउंड बन गया E, ठीक है। तो अब A से लेकर E तक हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड्स का। क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, देखो कि भाई हमारे पास में पहले वाले केस में क्या होगा, विथ मैकेनिज्म अगर हम लोग चलें, हाँ तो एनहाइड्राइड अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था, ये थोड़ी देर पहले यही तो बताई थी बात की, एनहाइड्राइड से AlCl3, तो एसाइलियम केटाइन बना देगा ये। चलो इसका आइडेंटिफिकेशन करो आप लोग, फाइनल E तक प्रोडक्ट्स बनाओ, E तक प्रोडक्ट्स बनाओ, और इसके अंदर मान लो कुछ ऑप्शंस भी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हम लोग, एडवांस का क्वेश्चन इस तरीके का आता है ना। मान लो इसमें कुछ ऑप्शंस पर्टिकुलर लिखे हैं, तो जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, ऑप्शंस बना देता हूँ आपके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोथ A and B आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, A and B आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बी ऑप्शन जो है वो हम लोग कर लेते हैं इसमें कंपाउंड compound B can form 1-oxine on treatment with hydroxylamine.
ऑप्शन सी है आपका। Compound C on treating with methyl dimethyl cadmium. Compound C on treatment with dimethyl cadmium forms tertiary alcohol. और ऑप्शन डी बना लेते हैं इसमें। कंपाउंड ई इज ए हाइड्रोकार्बन। चलो 4 ऑप्शंस बना दिए अपन ने, ठीक है। सिंप्लीफाई करके बताओ इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन फ्रेमिंग के तरीके इसी तरीके से होते हैं। वो क्या करते हैं, मल्टीपल इसमें खूब सारे रिएजेंट्स यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम किया जाता है एडवांस में। सोच समझ के बताओ। पहले तो आप क्या करो, ए से लेकर ई तक सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लो सारी। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसमें। अब ये सवाल वही कर पाएगा जो एग्जैक्टली प्रिसाइज आपको चीजें अगर पता होगी तो ही कर पाओगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताओ। नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज भी बना देते हैं, 2 ऑप्शन है। नन ऑफ दीज के लिए ना पूरा सवाल आना चाहिए आपको, तभी नन ऑफ दीज सेलेक्ट कर पाओगे। तो इन चारों में से है ही नहीं, ये कंफर्म हो गए तभी तो नन ऑफ दीज सेलेक्ट करोगे, तो वो तो और टिपिकल हो गया सवाल। ऑल ऑफ दीज में संभावना हो सकती है कि हाँ भाई ये राइट हो जाए, पॉसिबल होता है। सिंगल चॉइस में ऐसा हो जाता है कई बार। बताओ ए कंपाउंड क्या बनेगा, कैसे बनेगा है? देखो सबसे पहले ये एसाइलियम केटाइन बनेगा इस तरीके से, CH2C डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस, और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये जो एसाइलियम केटाइन है यहाँ पे फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करेगा। तो जो पहला कंपाउंड बना वो इस तरीके से है, देखो ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। बेसिकली जब यहाँ पे ये फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगी तो उसके अंदर देखो रिएक्शन होने किस तरीके से है कि भाई हमारे पास में ये कंपाउंड ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये यहाँ से H+ ले जाएगा ऑक्सीजन का। भाई हाइड्रोजन को ले जाने के लिए बेस भी तो चाहिए, तो वो H+ यहाँ से चला गया। तो बेसिकली ए कंपाउंड क्या बना, देखो ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये बन गया। इतना समझ में आ गया। तो ए तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। बी की बात करें तो NH2 के रिडक्शन भी कर दोगे तो ये यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो बी भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो ही गया। समझ में आई कि नहीं ये बात। SOCl2 pyridine क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाकर Cl लगा देता है। तो यहां से कंपाउंड बन गया CH2 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 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। आ गया समझ में। अब एनहाइड्रस AlCl3 फिर से क्या करेगा, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करवा देगा यहाँ पर। तो देखो एसाइलेशन होने पर जो कंपाउंड D बनेगा वो बनेगा CH2 CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे, ये कीटोन बन गया। और कंपाउंड E जो है अगेन रिडक्शन कराओगे तो यहाँ से कंपाउंड बन गया CH2 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 एंड ये, हाँ एक और CH2 लगा देते हैं, CH2 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 और ये। तो बताओ कि क्या कंपाउंड E जो है वो हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन ही है उसमें, तो ऑप्शन डी भी सिलेक्ट हो गया। अब सवाल ये है कि कंपाउंड बी कैन फॉर्म वन ऑक्साइम ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामीन। व्हाट इज हाइड्रोक्सिलामीन? NH2OH। इसके साथ में अगर कंपाउंड बी की रिएक्शन करवाएं, बी जो कंपाउंड है ये वाला, अब ये तो कीटोन तो नहीं है ना, कीटोन तो नहीं है। अगर ये वाला कंपाउंड जो होता है इसको हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो फिर ऑक्साइम बन जाता है, C डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन्स ये काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, इसकी जगह पर अगर ये ऐसे लिख देता कि कंपाउंड D कैन फॉर्म वन ऑक्साइम विथ ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामीन, तो आंसर हमारा क्या होता? करेक्ट होता। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ये बहुत सोच समझ के उत्तर देना कि इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना। कंपाउंड सी जो है, सी कौन सा है? वो वाला एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड है आपका। ऑन ट्रीटमेंट विथ डाई एल्काइल कैडमियम फॉर्म्स टर्शरी अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा। बताओ टर्शरी अल्कोहल बनाएगा या नहीं बनाएगा? R2CD जो होता है ना, देखो ध्यान से समझना, कोई भी अगर एसिड हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जब आप R2CD के साथ में कराते हो तो ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन तक ही जाकर रुक जाती है, आगे फर्दर इसके ऊपर अटैक होना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो ये इसको टर्शरी अल्कोहल तक कन्वर्ट करता। ये लिमिटेशन थी R2CD की, तो इस लिमिटेशन को भी यहाँ पर यूज कर लिया इन्होंने। तो आंसर सी विल बी इनकरेक्ट। आंसर क्या आया? ए और डी। आगे बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है हम लोगों को। तो ये आपका बेंजीन जो है वो कंप्लीट हो गया।